बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रीइंबर्समेंट बैंक का प्रोसेस तो पीछे चेक कर लिया और ये कंटिन्यूशन है उससे आगे। तो अब अगर मैं स्टूडेंट होता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो मेरे जहन में जो फ़ौरन क्वेश्चन आता वो ये होता कि जिस बैंक ने एलसी खोली उसने रीइंबर्समेंट बैंक को इंस्ट्रक्शन कर दी पेमेंट की और नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट हो गई। तो अब वो जो एमरजेंसी सूरत हाल होती है किसी कंट्री में, जैसे भी पाकिस्तान में भी कुछ माह पहले था कि जी कोई एलसी नहीं खोली जा सकती, अगर एलसी खोलेगी तो पहले स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि फाइनेंशियल एमरजेंसी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी कमी है। तो फिर स्टेट बैंक का इस बैंक या इन बैंकों से क्या ताल्लुक निकलता है, क्योंकि पेमेंट तो एलसी ओपनिंग बैंक ने अपने अकाउंट से रीइंबर्समेंट बैंक के पास जो उसका डिपॉजिट पड़ा था उसमें से पेमेंट करवा दी। तो अब समझते हैं कि ये बैंक किस तरह से आपस में लिंक है और इनको पीछे कंट्रोल कौन करता है। किसी भी मुल्क में सेंट्रल बैंक, पाकिस्तान में उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली दूसरे कंट्रीज़ में उसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक होगा वो बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है। बाकी बैंक कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, जो कमर्शियल डीलिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह से अदालत में केस लड़ने के लिए आपको एक वकील की ज़रूरत है, उसके बगैर आप केस नहीं लड़ सकते। कस्टम से कुछ क्लियरेंस करवानी है तो आपको कस्टम का जो ऑथोराइज्ड क्लियरिंग एजेंट होगा सिर्फ उसी को हायर करना पड़ेगा, आप खुद कस्टम क्लियरेंस नहीं करवा सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्टेट बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है लोगों के लिए, ट्रेड के लिए, लेन देन के लिए, लेकिन वो खुद उनसे डील नहीं करता। अब जनरल पब्लिक से डीलिंग के लिए उसने कुछ लोगों को ऑथोराइज किया हुआ जिनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ये जितने भी मार्केट में बैंक अवेलेबल हैं, जैसे पाकिस्तान में लाइट बैंक, यूनाइटेड बैंक, एमसीबी, फैसल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो भी लोकल या फॉरेन बैंक है, ये सारे कमर्शियल बैंक हैं और इनको डील कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी इन सब बैंकों ने किस तरह से काम करना है, किस तरह से ट्रांजैक्शन करनी है, उसका तरीक़ाकार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीक़ाकार, लोकल मार्केट में पैसों के लेन देन का तरीक़ाकार और पैसों को कंट्रोल करने का टोटल जो भी मॉनेटरी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको बनाता है, फिर इम्प्लीमेंट करवाता है और उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग करता है कि क्या ये जो कमर्शियल बैंक है ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। और इसके लिए वो कमर्शियल बैंक को मंथली उनसे रिपोर्ट्स भी लेता है, उनका ऑडिट भी करता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से ये सब बैंक अपने काम को, जो स्टेट बैंक का मैनुअल होगा काम करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो कमर्शियल बैंक अपना रोल करते हैं उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो लोकल बिजनेस को किस तरह से करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको समझने के लिए पहले आपको लोकल मार्केट के बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये सेंट्रल बैंक है और यहाँ पे एक बैंक है, एक बैंक यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऐसे लालदार बैंक है जो स्टेट बैंक ने जिनको ऑथोराइज किया हुआ है। और मेरे पास एक चेक आता है इस बैंक से, आप फ़र्ज़ कर लें कि ये यूबीएल है, मेरा अकाउंट है अलाइड बैंक में एबीएल। तो मुझे यूबीएल से एक चेक आता है मेरी किसी पार्टी का कि जी ये आपकी 1 लाख की पेमेंट थी, तो मैंने आपको चेक भिजवा दिया है, आप अपने अकाउंट में जमा करवा के तो ये पेमेंट ले सकते हैं। तो अब मैं वो चेक अपने इस अकाउंट में अलाइड बैंक के अकाउंट में जमा कराऊंगा कि जी मुझे यूबीएल से 1 लाख रुपया निकलवा के तो मेरे अकाउंट में जमा कर दें। ये आज मैं अगर चेक अपना अलाइड बैंक में जमा कराऊंगा तो कल ये चेक जो है वो जाएगा
सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक में। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SBP। तो अलाइड बैंक कल ये चेक स्टेट बैंक में भिजवाएगा कि जी UBL से हमें 1 लाख रुपया ले दें, और ये उसका चेक है। तो नेक्स्ट डे सुबह ये चेक वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा स्टेट बैंक में। इसको कहते हैं क्लियरिंग का प्रोसेस, कि जी चेक क्लियरिंग में चला गया, कि चेक क्लियर करवा दे बैंक। स्टेट बैंक इस चेक को उसी वक्त, मतलब कि सुबह के टाइम ही UBL से जो बंदा होगा ये UBL को फॉरवर्ड करेगा ये चेक, कि जी ये चेक है और इसकी पेमेंट आप बताएं क्या हम कर दें। तो अब UBL देखेगा कि क्या इस पार्टी के अकाउंट में उतने पैसे पड़े हैं, और उसके बाद देखेगा कि इसके जो सिग्नेटरी हैं ये वही हैं, मतलब जो भी उसने चेकिंग करनी है पैसे निकालने। जैसे आप काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर वाला चेक को जो जो चीज़ें देखता है कि इसकी डेट वैलिड है, आज की डेट का ही चेक है, इसकी अमाउंट वर्ड्स में और डिजिट में ठीक लिखी हुई है, और सिग्नेटरी वही है जो उसके पास कार्ड के ऊपर अवेलेबल है, स्टैंप लगी हुई है कंपनी की, वगैरह वगैरह। मतलब जो उसने चेक करना होता है वो सारी चीज़ें चेक करके तो वो आपको पेमेंट करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा कि ये चेक जाएगा UBL वाले उस चेक की वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर वो सब ठीक है तो UBL वापस स्टेट बैंक से कहेगा कि ठीक है, ओके, ये पेमेंट कर दे। लेकिन इससे पहले वो अपने उस कस्टमर से जिसने वो चेक दिया था UBL का, उसके कस्टमर को 1 लाख रुपया डेबिट कर देगा। यानी UBL ने उस कस्टमर का 1 लाख रुपया निकाल के अपने अकाउंट में डाल लिया, और स्टेट बैंक से कहा कि जी आप 1 लाख रुपया दे दें अलाइड बैंक को, ये पैसे अवेलेबल हैं और चेक भी ठीक है। अब यहाँ से कस्टमर का 1 लाख निकल के UBL के अकाउंट में आ गया, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गई स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक ने ये इंस्ट्रक्शन इधर अलाइड बैंक को फॉरवर्ड कर दी, लेकिन उससे पहले उसने UBL का जो अकाउंट है स्टेट बैंक के पास, उसको 1 लाख रुपया डेबिट कर दिया, और ABL से कहा कि भी आप 1 लाख रुपया मैं आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ तो आप कस्टमर को पे कर दें। अब ABL को जब ये इंस्ट्रक्शन मिली कि जी चेक क्लियर हो गया है और पैसे जो है वो स्टेट बैंक ने UBL से निकाल के मेरे अकाउंट में डाल दिए हैं, तो अब यहाँ पर UBL को 1 लाख रुपया मिल गया। जब 1 लाख ABL को मिल गया तो ABL अब वो 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और ये कल शाम तक का प्रोसेस है। यानी आज जो चेक जमा होगा कल शाम को उसकी पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो स्टेट बैंक है इसने UBL का अकाउंट क्यों डेबिट किया और मेरे अकाउंट में क्यों क्रेडिट किया, इसके पीछे फिर थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो मुख्तसर सा बता दूं कि जब भी कोई नया बैंक खुलता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक खोलना है, तो अब स्टेट बैंक की जो रिक्वायरमेंट होगी नया बैंक खोलने के लिए, मुझे वो सारी मीट करनी पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंटेशन है, कोई और बिल्डिंग परमिशन, रेंट, ये वो जितनी रिक्वायरमेंट है मैं वो सारी पूरी कर दी इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके बाद स्टेट बैंक कहता है कि जी आपके पास कम से कम 20 करोड़ रुपया हो तो फिर आप बैंक खोल सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने वो 20 करोड़ रुपया भी शो कर दिया कि जी ये मेरे फंड्स अवेलेबल हैं और ये लीगल मनी है, मैंने इस तरह से कमाई है, या इतने लोगों का जॉइंट वेंचर है तो हमने सब ने ये मिलके पैसे जमा किए हैं और ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हैं और ये फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो वो जो 20 करोड़ रुपया स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इतने फंड्स आपके पास हों बैंक खोलने के लिए, तो उस 20 करोड़ को वो कहेगा कि जी आप इसमें से 5 करोड़ जो है ना वो मेरे पास जमा करवा दें। उससे पहले एक और बात बता दूं कि ये जो 20 करोड़ होगा इसमें कुछ लोकल फंड्स होंगे रुपीज़ में और कुछ फॉरेन करेंसीज होंगी, डॉलर या दूसरी करेंसी जो भी है। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक, अगर स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतनी फॉरेन करेंसी हो और इतने डॉलर्स हो और टोटल उनका ये हो, तो वो पार्टी जो बैंक खोल रही है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी। तो अब जो फंड्स अवेलेबल होंगे जिसने बैंक खोलना है उसमें फॉरेन करेंसी भी है और लोकल रुपीज़ भी है उसके पास, तो स्टेट बैंक कहेगा कि जी आप इसका
25% मेरे पास जमा करवाएं और बाकी जो 75% है उससे आप अपनी ट्रांजैक्शन शुरू कर दें, अपना लेन देन शुरू कर दें, अपने बैंक को चलाएं। और ये मेरा मैनुअल है, इस हिसाब से आप मुझे रिपोर्ट करते रहें। अच्छा, अब ये जो 25% स्टेट बैंक के पास पड़ा है उसमें रुपीस भी होंगे लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी भी होगा, जिसमें डॉलर या दूसरी करेंसी हो सकती हैं। तो जब भी कोई चीज़ क्लियरिंग में जाएगी, कोई चेक, मैं अपना चेक देता हूँ यूबीएल का, तो स्टेट बैंक यूबीएल से पूछने के बाद, कंफर्मेशन लेने के बाद कि ये पेमेंट हो कर दूँ, तो वो जो यूबीएल का 25% पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के अकाउंट में, वो उसको डेबिट कर देगा, वहाँ से पैसे निकालेगा और इस बैंक को दे देगा। तो इस तरह से जब किसी और बैंक का चेक आएगा तो इसका जो डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास पड़ा होगा वो उसमें से निकालेगा और जिस बैंक का चेक है उस बैंक को दे देगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि स्टेट बैंक किस तरह से कंट्रोल करता है फंड्स को और कैसे कमर्शियल बैंक के फंड्स अपने पास डिपॉजिट रखता है, तो अब देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ें किस तरह से होंगी। तो सेम ये सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक है और यहाँ पे एक एलसी ओपनिंग बैंक है जिसे एलसी इशू की, यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक है जिसने डॉक्यूमेंट नेगोशिएट किए, और फर्ज कर लेंगे यहाँ पर रीइंबर्समेंट बैंक है जिसने पेमेंट करनी है। अब एलसी ओपनिंग बैंक का फॉरेन करेंसी का अकाउंट, एक तो स्टेट बैंक के पास उसके फंड्स अवेलेबल हैं फॉरेन करेंसी में, दूसरा उसने जो अपने पास 75% फंड्स रखे थे वो उसने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अपने रखे हुए हैं ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि बैंक का काम ट्रेडिंग है, बैंक का काम लेन देन करना है। तो बैंक हर जगह जहाँ पे भी उसका लेन देन होगा वहाँ पे अपने फंड्स अवेलेबल रखेगा। तो अगर वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रीइंबर्समेंट बैंक जो कोई भी हो सकता है, जैसे जेपी मॉर्गन, अगर हम एग्जांपल है कि ये जेपी मॉर्गन है जो रीइंबर्समेंट बैंक है, तो एलसी ओपनिंग बैंक ने यहाँ पे अपने फंड्स यहाँ पे भी रखे हैं जो 75% पोर्शन उसका था उसमें से निकाल के, और स्टेट बैंक को वो ऑलरेडी 25% यहाँ पे भी उसके पड़े हैं। अब वो कमर्शियल डीलिंग जो कर रहा है वो यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन करेगा एलसी ओपनिंग बैंक रीइंबर्समेंट बैंक को कि मेरे अकाउंट से आप इतने डॉलर निकाल के तो नेगोशिएटिंग बैंक को ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगी इसको और यहाँ से पेमेंट चली जाएगी नेगोशिएटिंग बैंक को। नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को पे कर देगा, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल गई। अब जब यहाँ से पेमेंट इस अकाउंट से निकल के इधर चली जाएगी तो स्टेट बैंक को एक रिपोर्ट जाएगी जिसमें फॉर्म ई होगा, फॉर्म आई होगा, इंपोर्ट का फॉर्म होता है जो एक्सपोर्ट में फॉर्म ई होता है जो स्टेट बैंक को रिपोर्ट करने के लिए होता है, और इंपोर्ट में फॉर्म आई होता है यानी इंपोर्ट फॉर्म या एक्सपोर्ट फॉर्म। और उसके साथ फिर बिल ऑफ एंट्री की कॉपी लगी होगी जो कस्टम क्लियरेंस का एविडेंस होता है कि जी ये जो हमने डॉलर पे किए हैं इस बैंक के थ्रू, ये उसका आई फॉर्म है, उसके ऊपर अमाउंट, बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट और इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। प्लस उस आई फॉर्म के साथ बिल ऑफ एंट्री की कॉपी लगी होगी जो कस्टम क्लियरेंस का एविडेंस है कि जी ये कंसाइनमेंट क्लियर होके इंपोर्टर ने ले लिया है जिसकी हम पेमेंट यहाँ से भिजवाई है। तो एलसी ओपनिंग बैंक ये सारी रिपोर्टिंग करेगा स्टेट बैंक को। जब वो स्टेट बैंक को बताएगा कि मैंने अपने पास से इतने डॉलर भिजवा दिए हैं इस इंपोर्ट एलसी के अगेंस्ट, तो स्टेट बैंक उतने डॉलर इसको वापस कर देगा, क्योंकि स्टेट बैंक की वो वाहद अदारा है जो हर किस्म की फॉरेन करेंसी को मेंटेन करता है। तो जिस तरह से वो लोकल रुपीज़ यहाँ से निकलवा के इधर और इधर आए, सिमिलरली जो डॉलर इसने पे किए थे उतने डॉलर इसको वापस मिल जाएंगे जो एक्सचेंज रेट स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के दरमियान डिसाइडेड होगा। और ये मार्केट से डिफरेंट होता है, मतलब लोअर प्राइस के ऊपर होता है।
और जब वो ये डॉलर देगा तो रुपीज़ इस कमर्शियल बैंक से रुपीज़ ले लेगा और डॉलर इसको दे देगा। तो इसके डॉलर पूरे हो गए एलसी ओपनिंग बैंक के, और ये वापस उतने डॉलर यहाँ पे जमा करवा सकता है कि भाई और डॉलर रख लें, हो सकता है कल फिर किसी और एलसी की पेमेंट करनी पड़े। तो अब इसी सिनेरियो को एक्सपोर्ट के सिलसिले में देखते हैं कि अगर इस बैंक को एक्सपोर्ट यहाँ से हुई है और कोई डॉक्यूमेंट नेगोशिएट हुआ है किसी लोकल पार्टी के और उसकी पेमेंट आई है, तो जो भी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट डॉलर में पेमेंट आएगी, ये बैंक एक्सपोर्टर को डॉलर पे नहीं करेगा बल्कि उस डॉलर के इक्विवेलेंट रुपीज़ पे करेगा। तो यहाँ पे डॉलर आए इसको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट, तो इसने जो उस दिन का रेट होगा उस रेट से एक्सपोर्टर को रुपीज़ पे कर दिए, और वो जो डॉलर थे वो स्टेट बैंक को जमा करवा दिए। स्टेट बैंक ने डॉलर अपने पास रखे और उसके इक्विवेलेंट रुपीज़ जो यहाँ पे बैंक था एक्सपोर्टर का उसको पे कर दिए। तो इसका मतलब है कि जितनी भी यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास डॉलर जाएं या डॉलर आए या फॉरेन करेंसी आए या जाए, वो सारी की सारी जमा होगी स्टेट बैंक में, उसकी रिपोर्टिंग होगी प्रॉपर कि ये किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट है, किस एलसी के अगेंस्ट है इंपोर्ट की, या किस एक्सपोर्ट बिल की निगोशिएशन के अगेंस्ट है। ये सारी की सारी रिपोर्टिंग हर कमर्शियल बैंक मंथली जो है वो स्टेट बैंक को कर रहा होता है। तो और जितने भी डॉलर आ रहे होते हैं वो भी स्टेट बैंक के पास जमा होंगे, और जितने डॉलर जा रहे होते हैं वो भी स्टेट बैंक को रिपोर्ट होंगे, और स्टेट बैंक उनको कमर्शियल बैंक से अपनी डीलिंग करता रहेगा कि ठीक है आपने इतने पे किया तो इतने ले लें। यही वजह है कि जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है किसी कंट्री में या इंपोर्ट को कंट्रोल करना होता है, तो स्टेट बैंक फिर कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपने कोई भी एलसी इतनी अमाउंट से ज़्यादा की नहीं खोलनी या बिल्कुल ही नहीं खोलनी, या पहले मुझसे परमिशन लेनी है, या इतनी अमाउंट हो तो मुझसे पूछना है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक एलसी कमर्शियल बैंक को देगा, और कमर्शियल बैंक फिर उसके हिसाब से आगे इंपोर्टर से कहेंगे कि भाई अभी स्टेट बैंक की रिस्ट्रिक्शन है तो अभी हम एलसी नहीं खोल सकते, तो आप वेट कर लें, या हम इतनी अमाउंट तक की एलसी नहीं खोल सकते, इससे कम की अगर आपको ज़रूरत है तो हम खोल देते हैं। क्योंकि उसके पीछे जो डॉलर या फॉरेन करेंसी जो कमर्शियल बैंक ने ट्रांसफ़र करनी होती है वो स्टेट बैंक से रिस्ट्रिक्टेड होती है। स्टेट बैंक के पास वो फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल होगा तो मुल्क में इंपोर्ट का प्रोसेस हो वो चलता रहेगा। हाँ, एक्सपोर्ट अनलिमिटेड है क्योंकि वहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी आ रही होती है, इसीलिए को हर मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट के लिए इनिशिएटिव देता है एक्सपोर्टर को कि भी आप मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, और उसके लिए इंटरेस्ट फ्री या लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं आपको फाइनेंसिंग भी करता हूँ, आप एक्सपोर्ट करें। लेकिन इंपोर्ट के लिए डिस्करेज किया जाता है और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि चूँकि इसके अगेंस्ट स्टेट बैंक से फॉरेन एक्सचेंज या वो जो करेंसी होती है, जैसे यूएस डॉलर ये मेजर करेंसी है, तो डॉलर यहाँ से निकल रहे होते हैं, आउटफ्लो हो रहा होता है। तो स्टेट बैंक ने अपने सारे सिस्टम को चलाने के लिए और स्पेशली जो स्टेट की इंपोर्ट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बल्क बाइंग होती है, जैसे कोई अजनास हो, कोई वीट हो, पेट्रोल हो, शुगर हो, या इस तरह की जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की अपनी प्रोक्योरमेंट की, तो उसको मैनेज करने के लिए भी स्टेट बैंक को अपने पास फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज बचता है वो फिर कमर्शियल मार्केट में डिवाइड किया जाता है कि आप इतने तक एलसीज खोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारा अवेलेबल हो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि जी बहुत फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है, तो फिर इंपोर्ट को फ्री कर दिया जाता है कि भी जिसकी जो मर्ज़ी है मंगवाओ और हम इसको पे कर देंगे। तो इस तरह से जो भी सेंट्रल बैंक होगा वो फॉरेन एक्सचेंज उसके कंट्रोल में होता है, और जो भी मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आता है वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, जो भी मुल्क से जाएगा वो भी इसी के अकाउंट से जाएगा। लेकिन इस आने जाने को डील कमर्शियल बैंक करेंगे, जो भी कमर्शियल बैंक मार्केट में होंगे वो करेंगे, लेकिन स्टेट बैंक के बताए हुए तरीकाकार के हिसाब से करेंगे। तो अब जो
लास्ट वीडियो थी रीइंबर्समेंट बैंक की। होपफुली आपको ये समझ आ गया।